कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज 24 दिसंबर 2025 बुधवार है। पिछले 2 दिनों में देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर विभिन्न उच्च न्यायालयों तक कई महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम हुए हैं। तो आज हम इन्हीं चुनिंदा और अहम खबरों की गहराई से पड़ताल करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है। सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामलों पर एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है। अदालत ने कहा है कि निचली अदालतों को पीड़ितों, खासकर हाशिए पर मौजूद समाज से आने वाले बच्चों के सबूतों को ज्यादा संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने इस अपराध को गरिमा की नींव पर हमला बताया है। तो ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, ये न्यायिक प्रणाली को मतलब पीड़ितों के प्रति अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का एक स्पष्ट निर्देश है। अच्छा, एक और मामला पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है और राज्य सरकार की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये अरावली मामले के बाद पर्यावरण संरक्षण पर न्यायपालिका की बढ़ती सक्रियता को दिखाता है। हाँ। और अदालत का ये कहना कि राज्य मूक दर्शक बना रहा, ये शासन की जवाबदेही पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है। बिल्कुल। और एक अनोखा मामला राजस्थान से आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तियों के नाम पर राजस्व गांवों का नाम रखने की एक अधिसूचना को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि सरकार अपनी ही नीति के खिलाफ काम नहीं कर सकती। यहाँ एक और बात सामने आई है जो वाकई दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों के रिटायर होने से ठीक पहले कई आदेश पारित करने के चलन पर टिप्पणी की है। हाँ। इसकी तुलना क्रिकेट मैच के अंत में छक्के मारने से की गई है, जो एक असामान्य लेकिन महत्वपूर्ण अवलोकन है। सही कहा, यह न्यायपालिका के भीतर आत्मनिरीक्षण का एक संकेत है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि क्या ऐसे अंतिम मिनट के फैसले उचित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हैं या फिर कहीं जल्दबाजी में तो नहीं लिए जाते। सही बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने शनि शिंगणापुर मंदिर प्रबंधन की भी कड़ी आलोचना की है। सीजेआई सूर्यकांत ने मंदिर में 2400 कर्मचारियों की जरूरत पर सवाल उठाया और ट्रस्टियों के राजनीतिक प्रभाव की ओर भी इशारा किया। यह भी जवाबदेही से जुड़ा ही मामला है। अब बात करते हैं कुछ हाई प्रोफाइल मामलों की जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि सेंगल अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अच्छा जी, क्योंकि वो एक अन्य मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं और अदालत ने उन पर सख्त शर्तें भी लगाई हैं। जैसे कि पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में ना आना। ठीक है। इसी तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर के व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक आदेश पारित किया है। अदालत ने उनके नाम से चल रहे फर्जी कोट्स और अनधिकृत माल की बिक्री वाली पोस्ट्स को हटाने का निर्देश दिया है। हाँ, और यहाँ आकर्षक बात यह है कि कैसे मशहूर हस्तियां, खासकर एआई के युग में, अपनी पहचान के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनी रास्ते अपना रहे हैं। आर माधवन, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद यह एक और महत्वपूर्ण मामला है। ये पर्सनालिटी राइट्स का मुद्दा अब काफी बढ़ रहा है। गुजरात हाईकोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। यह याचिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में अलग मुकदमे की मांग को लेकर है। जी, वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने विजय माल्या के मामले में एक कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कहा है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर सुनवाई से पहले उन्हें भारत लौटने की तारीख बतानी होगी। बिल्कुल। अदालत का ये कहना कि आपराधिक दायित्व को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता जब तक माल्या खुद को अदालत के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत नहीं करते, ये एक तरह से साफ करता है कि कानूनी प्रक्रिया से दूर रहकर राहत पाना संभव नहीं है। वही तो। चलिए अब कुछ और मामलों पर नजर डालते हैं जिनका समाज पर सीधा असर पड़ता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2020 के पालघर मॉब लिंचिंग मामले में 4 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्ण नहीं हो सकती और इसे समाज के हित के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। सही बात है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में बढ़ते प्रदूषण पर भी चिंता जताई है और बीएमसी अधिकारियों को फटकार भी लगाई है।
अदालत ने कहा कि स्वच्छ हवा अब एक मौलिक अधिकार बन गई है। यह दिखाता है कि अदालतें अब केवल कानूनी विवादों तक सीमित नहीं हैं, वे अब नागरिक जीवन की गुणवत्ता और शासन से जुड़े मुद्दों पर भी सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रही हैं। बिल्कुल। एक और दिलचस्प फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया है, जहां अदालत ने 12 लिव इन जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। अच्छा। अदालत ने कहा कि एक बार जब कोई वयस्क अपना साथी चुन लेता है तो किसी और को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। हालांकि इसी अदालत ने एक अन्य मामले में यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई साथी पहले से शादीशुदा है और उसका तलाक नहीं हुआ है तो ऐसे लिव इन रिश्ते को कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता। जी। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौजूदा कानूनी विवाह के अधिकारों के बीच एक संतुलन को दर्शाता है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि भगवत गीता केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय सभ्यता का हिस्सा है। ये फैसला FCRA रजिस्ट्रेशन से जुड़े एक मामले में आया और कलकत्ता हाईकोर्ट ने लियोनेल मेसी के एक कार्यक्रम में हुई हिंसा की SIT जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जी। और अंत में दादरी के अखलाक लिंचिंग मामले में एक स्थानीय अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की अभियुक्तों के खिलाफ मामला वापस लेने की याचिका को आधारहीन और अप्रासंगिक बताते हुए खारिज कर दिया है। ये भी एक बहुत अहम फैसला है। तो इन सभी खबरों से क्या समझ आता है? हमने देखा कि कैसे अदालतें पर्यावरण, व्यक्तिगत अधिकारों, शासन की जवाबदेही और हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। हाँ, और ये फैसले एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाते हैं। क्या? कि क्या न्यायपालिका की ये सक्रियता शासन में एक आवश्यक संतुलन बना रही है, या ये कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्रों में एक तरह का हस्तक्षेप है? ये एक ऐसी बहस है जो आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत मायने रखेगी। बिल्कुल सही। इस पर सोचना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज सुनने के लिए धन्यवाद।